previous video, we discussed practical questions of our first technique, determination of stock level or level setting. Today I am going to start with the next important technique, economic order quantity, जिसको short form में EOQ भी बोला जाता है. EOQ, economic order quantity. अब ये रीऑर्डर लेवल या जो भी आपने प्रीवियस टेक्निक की है लेवल सेटिंग की, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है. आपको इस बार आएगी. मोर ओवर जब आप थर्ड ईयर में चले जाओगे, आपका एक सब्जेक्ट है वहाँ पर, तो इन दैट ऑल्सो यू हैव दिस पर्टिकुलर चैप्टर विद यू. तो आपको वहाँ पर भी EOQ के ऊपर चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन सेम लेवल के सेम पैटर्न के आएंगे. अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है? इसकी हर एक टर्म का एक डिफरेंट मीनिंग है. इकोनॉमिक का मतलब ये हुआ कि जो भी हमें फिजिबल पड़े या फिर वाइबल पड़े. फिजिबल और वाइबल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी चीज़ जो हमें मॉनेटरी टर्म्स में किफ़ायती पड़े, जो कॉस्ट है वो कम हो और जो उससे आउटपुट मिले वो ज़्यादा मिले. दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक, विच इज़ अप्रोचेबल, विच इज़ सुटेबल टू द पॉकेट ऑफ एवरी पर्सन. दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक. ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? हमने जब भी कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है तो वो क्या चीज़ होती है? दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर. क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने ऑर्डर करने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब आपने इतने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर करने हैं जो आपके लिए फिजिबल एंड वाइबल हो. इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आप ऑर्डर करोगे जो आपके लिए फिजिबल एंड वाइबल हो, मतलब जिस रेट पर आपको वो ऑर्डर कम से कम कॉस्ट पर मिले. अब ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चार्जेस को ही देखना है या आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखना है. जब भी हम EOQ का कॉन्सेप्ट लेते हैं, EOQ में हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्डर है उसको परचेज करने से लेकर स्टोर करने तक कौन कौन से खर्चे हम इनकर करते हैं. जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूजुअली सारे के सारे कॉस्ट को डिफाइन करता है 3 पार्ट्स में, जो हम एक ऑर्डर के रिगार्डिंग करते हैं. सबसे फर्स्ट जो कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट. अब मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? जो भी हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है या जो भी आपने मटेरियल परचेज करना है उसका एक्चुअल में पर यूनिट प्राइस क्या है. अगर मैं कहूँ मुझे एक यूनिट 50 रुपीज़ का मिल रहा है और मैंने 1000 यूनिट्स परचेज करने हैं, तो वो जो मटेरियल कॉस्ट होगी वो मेरी बन जाएगी, वो जो कॉस्ट होगी वो बन जाएगी मेरे लिए मटेरियल कॉस्ट. 1000 यूनिट्स मैंने परचेज करने हैं, एक यूनिट मेरे लिए 50 रुपीज़ का है, तो आई विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एज 50,000. ये हो गई आपकी मटेरियल कॉस्ट. अब ये आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कॉस्ट वेरी करेगी. कुछ मटेरियल आपको 40 रुपीज़ में मिलेगा, कुछ आपको 100 रुपीज़ पर यूनिट पर मिलेगा. तो ये हमारा क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है. बट मटेरियल में हम वही कॉस्ट लेंगे जो हमें पड़ रही है उस प्रोडक्ट को परचेज करने में. सेकेंड कॉस्ट हमारी जो EOQ मानता है कि कोई भी एक परचेजर इनकर करेगा वाइल ऑर्डरिंग समथिंग, वो होती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आ जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट में नॉर्मली हम वो कॉस्ट लेते हैं जो प्लेस ऑफ परचेज से लेकर, जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर हमारे तक आने में इनकर की जाती है. मतलब लेट्स सपोज जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज करना है, ये जो मटेरियल है, ये जो आपने परचेज करना है, ये आपने दिल्ली से परचेज करना है और आपका जो प्लेस है वो लुधियाना है. सो दिल्ली से लुधियाना तक आते आते जो भी खर्चे हैं वो आ जाएंगे आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट में. जो तो खर्चे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में प्रोडक्ट को परचेज करने में लगाए आपने वो मटेरियल में है, वहाँ से यहाँ तक आते आते जो खर्चे हुए वो आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ गए. अब ऐसे कौन कौन से खर्चे हुए? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन ही हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब कई बार क्या होता है, फैक्ट्रीज़ में रिकॉर्ड कीपिंग का भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि हमने रिकॉर्ड रखना है कि हमारा जो पार्सल है या हमारी जो डिलीवरी है वो अब कहाँ पहुँच चुकी है, वो रास्ते में कहाँ रुकेगी, वहाँ पर उसकी चेकिंग के लिए क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, रास्ते में उसको कौन कौन से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे. वो सारी की सारी कॉस्ट किस में ऐड की जाती हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट में. स्टैंपिंग की कॉस्ट हो गई या टेलीग्राम की कोई कॉस्ट हो गई, कोई भी कॉस्ट
जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए या ऑर्डर रिसीव करने के लिए आप इनकर करते हो। नेक्स्ट, जो थर्ड कॉस्ट है हमारी और जो लास्ट है वो है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब एक ऐसी कॉस्ट जो आपने पार्सल या अपनी डिलीवरी को रिसीव करने के बाद इनकर करनी है। अगर मैं सेम एग्जांपल लूँ, दिल्ली से स्टॉक लुधियाना आपके पास आ चुका है। अब लुधियाना आने के बाद जो भी कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो इस पर्पस के लिए कि वो जो स्टॉक है वो खराब ना हो, उसको कोई भी नुकसान ना हो, या उसकी जो मेंटेनेंस का पार्ट है वो आ जाएगा आपका कैरिंग कॉस्ट में। जैसे स्टोर कीपर, उसको आप एक सैलरी पे करोगे, वेयर हाउस का रेंट पे करोगे, कई बार आप उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कोई एक और पर्सन हायर करोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे करोगे अगर वो गोडाउन में आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अरेंज करवानी है, या फिर कई बार हमें क्या करना पड़ता है, कुछ क्लरिकल स्टाफ रखना पड़ता है जो उस स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड रखे। इवन हमने लास्ट चैप्टर में किया था नॉर्मल लॉस, कि आपका कैरिंग कॉस्ट में कई बार नुकसान हो जाता है प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट के नुकसान को कम से कम किया जाए, तो वो भी हमारा क्या है, कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। कई बार क्या करते हैं, उस स्टॉक को स्टोर करने के लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं, फंड्स होते नहीं है हमारे पास, हमें उधार लेना पड़ता है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी क्या है, हमारा कैरिंग कॉस्ट। मतलब ऐसी चीज़ जो आपने एक बार ऑर्डर रिसीव तो कर लिया, उसके बाद के जो भी एक्सपेंस हैं जो उस स्टॉक को स्टोर करने में लगा रहे हो, प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करने में लगा रहे हो, वो आपके हो जाएंगे सारे के सारे कैरिंग कॉस्ट का पार्ट। सो दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो कोई भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ लिंक्ड है। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्डर के रिगार्डिंग लिंक नहीं है। सबसे पहले तो एक ऐसा एक्सपेंस जो सिर्फ और सिर्फ प्लेस ऑफ सेल पर हो रहा है, जिसको हम मटेरियल कॉस्ट कहते हैं, वहां से जो स्टॉक है वो आपके पास आना है, दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ परचेज, दिस इज कॉल्ड प्लेस ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड प्लेस ऑफ परचेज। तो यहाँ से यहाँ तक आने के तक जो भी खर्चे हैं उनको ऐसे डिवाइड किया गया है। यहाँ पर प्लेस ऑफ सेल पे क्या होगा, आप वहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस करोगे, मटेरियल का जो भी चार्ज है वो पे करोगे, वो हो गया आपका मटेरियल कॉस्ट। वो वहाँ से लेकर जो भी आपका स्टॉक है वो आपके गोडाउन तक आने में, दिस इज कॉल्ड योर गोडाउन, दिस इज योर प्लेस ऑफ सेल, दिस इज योर प्लेस ऑफ परचेज, और दिस इज योर गोडाउन। अब मैं इन दोनों को सेम भी ले सकती हूँ, बट फॉर द टाइमिंग आई एम डीलिंग विद सम अदर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हो गया मटेरियल कॉस्ट। गोडाउन तक आते आते जो भी कॉस्ट इनकर की जाती है वो होगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और गोडाउन से जब तक वो चीज़ आपके प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो जाती वहाँ तक जो भी आपका कॉस्ट है वो हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट। प्लेस ऑफ सेल पर मटेरियल कॉस्ट, वहाँ से आपके पास आते आते ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट से एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस में जाने तक जो भी कॉस्ट है वो हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट। तो हमने क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ये तीनों की तीनों कॉस्ट को मिलाकर एक ऐसा ऑर्डर निकालना है जिसमें उतनी ही क्वांटिटी हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट पड़े, एक्स्ट्रा चार्ज ना पड़े। मतलब मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं एक प्रोडक्ट के लिए 1000 यूनिट्स ऑर्डर करूं या फिर मैं उस प्रोडक्ट के 2000 यूनिट्स ऑर्डर करूं, क्योंकि अगर तो मैं 1000 यूनिट्स ऑर्डर करती हूँ, मैं इसको एग्जांपल को थोड़ा और इंक्रीज कर देती हूँ, मुझे टोटल यूनिट्स चाहिए 5000 टोटल प्रोडक्शन में। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं 1000 यूनिट्स कर करके ऑर्डर करूँ, कि मैं एक बार 1000 मंगाऊँ, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, तो जाकर मेरे 5000 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर मैं क्या करूं, अपने जो ऑर्डर की क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर दो 2500, कि 2500 एक बार, 2500 एक बार, तो मेरा क्या हो जाएगा, 5000 का ऑर्डर कंप्लीट। क्योंकि अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को लेकर चलूँ तो क्या होगा, जो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मुझे बहुत पड़ेगी, बार बार पड़ेगी। अगर मैं 1000 यूनिट्स ऑर्डर करती हूँ हर बार 5 बार तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। बट अगर मैं 2500 यूनिट्स ऑर्डर करती हूँ 2 बार, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो मुझे कम पड़ेगी, बट मुझे कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि मैं 2500 यूनिट को तो काफ़ी टाइम तक स्टोर करूँगी, चाहे मुझे उनकी ज़रूरत है चाहे नहीं है, चाहे मेरे प्रोडक्ट्स फास्ट मूविंग है, नॉर्मल मूविंग है, स्लो मूविंग है, बट मुझे उनको स्टोर तो करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये हो गए 2 प्रॉब्लम्स हमारे लिए, इनको ऑर्डर किया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा, इनको ऑर्डर किया तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा। मटेरियल कॉस्ट में ज़्यादा फर्क कभी भी नहीं आता, बहुत कम डिफरेंस आता है, वो हम एक्सेप्शनल केसेस करेंगे कि कैसे इसका डिफरेंस क्रिएट किया जाता है।
बट कॉस्ट जो है जो वेरी करती है वो ये दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ईओक्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ईओक्यू हमें एक ऐसी कॉस्ट, ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर बताएगा जहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम हो जाएगी। आई एम रिपीटिंग, ईओक्यू की जो टेक्निक है वो हमें हेल्प करेगी ये बताने में कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो आपको करना चाहिए ताकि आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो सेम पड़े, और आपको कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स में उसको पूरा कर देना चाहिए। अगर मैं यही केस लूँ, 5000 मुझे टोटल यूनिट्स चाहिए, तो ये ईओक्यू अगर मैं इस पर अप्लाई करूँगी तो वो मुझे बताएगा कि मैं 5000 यूनिट्स का ऑर्डर कैसे मंगवाऊँ ताकि मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट सेम पड़े। प्लस उसके साथ मुझे वो ये भी बता देगा कि मुझे वो टोटल ऑर्डर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स में मिल जाएगा। अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू। 3 तरह की कॉस्ट है हमारी, उन तीनों कॉस्ट को देखकर हम ईओक्यू की टेक्निक बनाते हैं। ईओक्यू को अब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, एक सिंगल फॉर्मूला है, बहुत ईजी है लर्न करना। ईओक्यू इज कैलकुलेटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट? 2 इंटू सी इंटू ओ अपॉन आई। अब इनका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले C इज इक्वल टू योर कंजम्पशन और योर रिक्वायरमेंट। कंजम्पशन और रिक्वायरमेंट हमने अभी किया ना, हमारी टोटल कंजम्पशन कितनी है 5000, या टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है 5000, वो बन जाएगा आपके लिए C। अब हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें जो भी कंजम्पशन दी गई हो या जो भी रिक्वायरमेंट दी गई हो वो एनुअल टर्म्स में दी गई हो। नॉर्मली आपको ये एनुअली बताया जाएगा कि एक साल में आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उसके कंज्यूम करते हो। डन। सो 2 इंटू सी आ गई आपकी कंजम्पशन। नेक्स्ट इज ओ हो जाएगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि उस पर्टिकुलर चीज़ को ऑर्डर करने के लिए आपको कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ती है नॉर्मल लेवल पर। क्वेश्चन में बताया गया होगा जो हमने यहां पर अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आय हो जाएगा आपका कैरिंग कॉस्ट, जो हमने अभी थर्ड कॉस्ट को डिस्कस किया, मतलब स्टोरेज कॉस्ट, दिस वन। अब यहाँ पर जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने देखा कंजम्पशन हमें एनुअल दी होनी चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें पर ऑर्डर दिया होना चाहिए। हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी गिवन पर ऑर्डर, और जो कैरिंग कॉस्ट है या स्टोरेज कॉस्ट है वो नॉर्मली निकाली जाती है एक परसेंटेज अप्लाई करके। वो परसेंटेज भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, वो पता चल जाएगा जब हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, 2 या 3 करेंगे ऑब्वियसली, तो आपको तब वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू। सिर्फ एक यही फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आपको क्या बताएगा? दिस फॉर्मूला विल लेट यू नो कि आपको कितने यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए ताकि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो, कैरिंग कॉस्ट भी कम हो, और इस लेवल पर आकर आपकी दोनों की दोनों कॉस्ट सेम होंगी। अगर इन केस जब आप इन चीज़ों को निकालोगे, अगर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम नहीं आ रही है, आपका लेवल ईओक्यू है, आपने यहाँ पर निकाल लिया, बट आपकी ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट सेम नहीं आ रही, तो हमें पता चल जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी, हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। वो भी हम आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे कि वो कैसे चेक हो जाता है। बट ईओक्यू के कॉन्सेप्ट को करना इज़ वेरी ईजी, रादर ये प्रीवियस टेक्निक से ज़्यादा ईजी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी मैंने आज डिस्कस किया है दैट यू नीड टू नोट डाउन इन योर कॉपीज। वीडियो को पॉज करो, वहाँ पर उस जो भी मैंने मेंशन किया है उसको लिखो, और इसकी जो डिटेल है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट का मीनिंग क्या है, ऑर्डरिंग का मीनिंग क्या है, कैरिंग का मीनिंग क्या है, वो मैं जो नोट्स होंगे आपको आपके क्लासरूम में शेयर करूँगी। गूगल क्लासरूम में आपको सब कुछ शेयर कर दूंगी, इसके जो भी वर्किंग नोट्स हैं या जो भी नोट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, अलॉन्ग विथ फॉर्मूला, सब कुछ आई विल शेयर इन दैट पार्ट। Okay, thank you so much.